मजबूर पिता रामकिशन जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद करते हुए उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही रामकिशन जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विकास भी जल्दी ऑफिस चला गया था। रामकिशन जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा विकास को फोन लगाकर बुला लो, मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। रामकिशन जी के इतना कहने की देर थी कि बहू कविता तो उन पर चिल्लाने को ही तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कोई काम है ही नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने की। ऑफिस गए हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना है उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं, सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर रामकिशन जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी निर्मला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बना कर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए रामकिशन जी ने अपनी पोती नीति को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने को कहा। नींबू पानी पीकर जैसे ही रामकिशन जी गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही कविता ने गिलास टूटने की आवाज सुनी तो वह दौड़ती दौड़ती रसोई घर से आई। अब तो बाबूजी की खैर न थी। कविता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। पता भी है इतना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उनका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे, कविता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है, आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए कविता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए रामकिशन जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रामकिशन जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक ना गया। शाम को जब उनका बेटा विकास घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रामकिशन जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो विकास बोला, आप मुझे बता देते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। जैसे ही रामकिशन जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू कविता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। रामकिशन जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोल रहे थे। आज विकास ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाइयाँ तो मैं 3 दिन पहले ही ले आया था, मैंने कविता को दे दी थी।
तुमने बाबूजी को दवाइयाँ क्यों नहीं दी? विकास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। कविता दौड़कर आई और बोली, जी मैं वह काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विकास उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। बाबूजी रसोई में बर्तन धो रहे थे। विकास ने कहा, बाबूजी यह क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विकास चुप हो गया। विकास तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो कविता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ न मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर रामकिशन जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए रामकिशन जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कविता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए रामकिशन जी को रात की पड़ी हुई बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो आप अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर कविता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। रामकिशन जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोले, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 4 महीने हो चुके थे और इन 4 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली है। वह 2 दिन के भूखे थे। रामकिशन जी पुरानी बासी रोटी के ऊपर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह रामकिशन जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विकास ने कविता को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवाना। कविता ने विकास के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए गर्दन तो हिला दी, लेकिन विकास के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने विकास से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करता। रामकिशन जी डरते डरते बोले, कर तो ऐसे ही रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हो और काम करते हो। इसके लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते रहते हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी। फिर मुझे मत कहना। रामकिशन जी की पोती नीति अपनी माँ के मुंह से रोज रोज ऐसी बातें सुन रही थी। वह माँ के पास गई और बोली, माँ, दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। यह सुनते ही कविता ने नीति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी
बहू की बातें सुनकर रामकिशन जी का कलेजा छलनी हो गया। रोज रोज इस जिल्लत भरी जिंदगी से रामकिशन जी की सहनशीलता जवाब देने लगी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। रामकिशन जी की बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्हें बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस चला गया और नीति अपने स्कूल चली गई, तो कविता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। बहुत सोच विचार करके रामकिशन जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। कविता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर पर, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते सुबह से शाम हो गई। नीति भी घर पर आ गई और विकास के आने का समय भी हो रहा था, लेकिन रामकिशन जी को कोई अता पता नहीं था। और उधर कविता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विकास तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। विकास के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बताऊंगी? यह सब पूछेंगे तो क्या उन्हें बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर कविता के पसीने छूट रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो विकास ने उसे ही दी थी। विकास कविता पर पूरा विश्वास करता था और कविता भी विकास के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे कविता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विकास ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के न मिलने पर कविता से उनके बारे में पूछा। कविता कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वह किटी पार्टी में गई थी। विकास गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी, बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए विकास बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विकास बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कविता की सारी पोल खोल दी कि कैसे कविता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उनसे न दी जाती थी। यह सुनकर विकास पर तो जैसे कोई पहाड़ टूटा। उसे वह पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते ही बीच में रुक जाते थे। शायद कविता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ ना बोल पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह हूँ मैं, जो मैंने कविता पर आंख मूंद कर विश्वास किया, अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए विकास बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो न हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विकास दौड़ते भागते रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर भी उन्हें बाबूजी कहीं ना दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं।
उन्हें रोता देखकर विकास को अपने दिल पर छुरियां चलने जैसा दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी कभी आत्मसम्मान के साथ रहा करते थे, आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विकास भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उसके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर रामकिशन जी भी अपने आप को संभाल न पाए और सारे दिल का गुब्बार अपने बेटे के आगे फोड़ दिया। पिताजी, अब जान गया हूँ कि कविता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आज तक आप चुप क्यों रहे, यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। कविता ने आपको जो तकलीफ दी है, उस एक एक का हिसाब उसे देना पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विकास अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा, तो रामकिशन जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। तुम दोनों सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। विकास, बाबूजी की यह बातें सुनकर विकास का खून खौल गया। उसने कविता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उससे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही विकास ने उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर विकास को नहीं रोका। विकास का गुस्सा देखकर कविता के होश ही उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह आज कविता को छोड़ने वाला नहीं था। यह साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ दिया था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया था और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती रही। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज के साथ तुमसे वापस ले लूंगा। अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विकास ने कविता के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी नीति मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। विकास ने जो किया वह देखकर कविता हक्की बक्की रह गई। रामकिशन जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह है कविता। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, लेकिन उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विकास ने कविता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। कविता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
आज कविता बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिसके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। रामकिशन जी बहू से बोले, बहू, विकास मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। देखो मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन कविता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय रखकर कविता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विकास जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।